हेलो एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन, महंगाई। ये हमें लगता है कि बहुत ही आसान वर्ड है इन्फ्लेशन, महंगाई, बट क्या हम इसे समझते हैं इन द सेम डेप्थ जो इकोनॉमिक्स और यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है? तो चलिए अब देखते हैं आगे। यहाँ पे हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। व्हाट इज इन्फ्लेशन, महंगाई क्या है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, कितने अलग अलग तरीके के टर्म्स यहाँ पे यूज होते हैं। इन्फ्लेशन टारगेटिंग मतलब गवर्नमेंट और आरबीआई मिलकर जनरली टारगेट करता है कि अभी जैसे कि एक रेट चल रहा है 4 ± 2%, इस रेंज में ही जो है महंगाई होनी चाहिए। अब वो क्यों टारगेट करते हैं, क्या है, वो हम आगे बात करेंगे। इज इन्फ्लेशन गुड और बैड? अब इकोनॉमिक टर्म में जब भी कुछ ऐसा होता है, महंगाई बढ़ रही है, कम हो रही है, तो वो क्या अच्छी है या बुरी है, ये हमें जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम इस पे भी जरूर बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन इज द राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच रिजल्ट्स इनटू डिक्लाइन इन द परचेजिंग पावर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ नोटिस करने वाली दो बात है, राइज इन द प्राइसेस। ओके, राइज इन द प्राइसेस, और सेकेंड चीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कि आज कुछ चीज जो है हमें एक्स अमाउंट ऑफ मनी में मिल रही है, तो क्या वो सेम चीज हमें कुछ टाइम बाद, कुछ मंथ, कुछ सालों बाद सेम एक्स अमाउंट ऑफ मनी में मिलेगी या नहीं? तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगी अगर इन्फ्लेशन जो है वो जीरो से अबव। अब जैसे एग्जांपल देते हैं कि महंगाई क्या होती है ना, हमें जब फील होता है यार बहुत महंगाई हो गई है अब तो कब फील होता है? जैसे कि जब गोलगप्पे पहले खाया करते थे हम, तो 1 रुपए में 4 गोलगप्पे आ जाते थे। ओके, मैं 10-20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। आज के टाइम में हम 10 रुपए लेके जाते हैं, तब शायद जो है 4 गोलगप्पे हमारे पास आते हैं। करेक्ट? तो गोलगप्पे इसे कहते हैं। आई होप यू ऑल हैव ईटन, हर किसी ने खाया ही होगा। बट आपके एरिया में क्या कहते हैं इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लाइक गोलगप्पा कहते हैं, पानी पूरी, और आई डोंट नो बहुत सारे नाम होते हैं। और वहां पे क्या रेट्स चल रहे हैं जरूर बताइए, सो दैट एक इंटरेक्शन रहेगा ऑलवेज हमारे कमेंट सेक्शन में, जो कि काफी अच्छा रहेगा। अब इससे एक चीज तो ये समझ में आ गई है हमें कि ठीक है, पहले 1 रुपए लग रहे थे, अब 10 रुपए लग रहे हैं। ये तो हमें समझ में आ गया। बट क्या हम इन्हें इस चीज पे ध्यान दिया? डिक्लाइन इन द परचेजिंग पावर। अब डिक्लाइन इन परचेजिंग पावर क्या है? डिक्लाइन इन परचेजिंग पावर मीन्स पहले जो 1 रुपए का सिक्का था वो 4 गोलगप्पे ला रहा था, आज वो 1 रुपए का सिक्का एक गोलगप्पे भी हमें नहीं ला पा रहा है। तो मतलब परचेजिंग पावर में डिक्लाइन। अगर मैं आज बोल दूं कि आज मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, मैं तो बड़ा राजा हूं, क्या आज से 30 साल बाद वो 1 करोड़ रुपए की कोई कोई उतनी वैल्यू रह जाएगी क्या, या कितनी रहेगी? तो इन्फ्लेशन जानना तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम फोरकास्ट कर पाए कि फॉर रिटायरमेंट प्लान से लेके हर चीज में ये इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। यहाँ पे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स दिख रहे होंगे कि डिसइन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या है। तो इसके पहले जो है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाना चाहूंगा, फिर यहाँ पे हम आएंगे। और घबराने की कोई बात नहीं है, वो टर्म्स जो है मैंने एक एक लाइन में एक स्मॉल डेफिनेशन के थ्रू सब क्लियर किया हुआ है, और मैं वो आपको अच्छे से समझा भी दूंगा। अभी जो है हम नेक्स्ट पे चलते हैं, वो है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। और इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं, इज इन्फ्लेशन गुड और बैड? अब देखिए, आरबीआई हैज एन इन्फ्लेशन टारगेट ऑफ 4% विथ अ ±2% टॉलरेंस बैंड। ये दिया हुआ टॉलरेंस बैंड, ठीक है। अब वो उसको कब तक अप्रोप्रिएट करके रखा हुआ है? 2021 से 25 तक। तो इट मीन्स कि 2025 तक की तो यूपीएससी में हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि ये क्या होने वाला है। इसके पहले भी यही था, 4 ±2%। इट मीन्स कि आपका कितना हो गया, 2% से लेके, अगर हम 4 में 2 माइनस करें और 2 प्लस करें तो कितना है, 6। 2 से 6 की रेंज के बीच में कुछ भी होना चाहिए, ये गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों का टारगेट। ठीक है। अब एक बात बताइए, क्योंकि जिस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है, यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछ रहा है, ये हर किसी ने पढ़ा होगा। अगर आप कहीं भी किसी भी कोचिंग में जा रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, अब ये चीज हर जगह पढ़ा दी जाती है। बट यूपीएससी कहाँ पे डिफर करता है, जो कि अब आज के टाइम में बहुत सारी कोचिंग सेंटर्स भी नहीं समझा पा रही, जिसके कारण यूपीएससी का भी कट ऑफ अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, काफी ज्यादा, काफी कम जा रहा है। तो उसका रीजन ये है कि जब हम ये सब स्टैट्स देखते हैं तो सिर्फ कोचिंग वालों की नजरों से देखते हैं। अब हमें खुद अपना भी दिमाग लगाना होगा। कैसे दिमाग लगाना होगा?
कि सपोज करिए मैंने एक स्टेटमेंट दे दी कि जनरली द इन्फ्लेशन टारगेट फॉर द वर्ल्ड इज 4 to 6 लाइक 2 to 6%। अब हमें लगेगा अरे हाँ हमने 2 to 6 तो पढ़ा था, हम मार देंगे टिक। बट दैट इज रॉन्ग। वाई? क्योंकि ये जो रेंज है इंडियन स्पेसिफिक है, ये आरबीआई ने किया है और ये इंडिया के स्पेसिफिक है ये। अब आपको लगेगा अरे सर आरबीआई ने किया, इंडिया की स्पेसिफिक की है, बट पूरा देश तो एक जैसा ही महंगाई चाहेगा ना, या फिर मतलब कंट्रोल करना चाहेगा या अलग अलग। बट नो सी, ये 2014 का डेटा है। ऑल्दो हमें भी पता ही पिछले 5 साल से जो है यही 4 ± 2 ये इंडिया चला रहा है, लाइक अप टू 6 तक जा रहा है। अब ये सब जो कुछ कंट्रीज है यहाँ पे देख पा रहे हैं हम 2 या लेस देन 2 है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे 4, अराउंड 4 4 प्लस जैसे कि इंडिया का है। अब ऐसा क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट और सोचने वाली बात है। यहाँ आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी में सारे सब्जेक्ट इंटरकनेक्टेड है। जहां से मैं ज्योग्राफी कनेक्ट करूंगा आपको। अब वो देखिए कैसे कि ये जितनी भी कंट्रीज हैं यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं, जो भी 2% के अराउंड वाली है, या तो ये यहाँ पर पॉपुलेशन डिक्लाइन है, करेक्ट, जैसे जापान वगैरह है, या फिर पॉपुलेशन काइंड ऑफ स्टेबल है, बराबर ऐसे ही चल रहा है, करेक्ट। तो अब अगर यहाँ पे महंगाई और इंडिया में हम हायर एंड क्यों रख रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि सपोज करिए आज कोई सामान 100 रुपए का मिल रहा है, ठीक है। अब वो अगर महंगाई का हमने एक रेंज रखा हुआ है कि वो उसका रेट जो है बढ़ के 102 से 106, इसके बीच में ही होना चाहिए, इससे ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। अब मैं बताइए, अगर मैंने सिर्फ इतना पढ़ाया है 4 ± 2 रेंज, अब आपको 11 लाख लोगों में से अलग होना है कि आपको प्री निकालना है, आगे मेंस में बेटर करना है, इंटरव्यू में बेटर करना है। तो अगर ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि इन्फ्लेशन इज बैड फॉर द इकोनॉमी, करेक्ट, अब आपसे पूछा हुआ है, अब आपको ऑप्शंस दे दिए हैं कि दिस इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट, बट क्या इन्फ्लेशन बैड है? तो आपके, अगर आपको सिर्फ यही आपके सामने है, तो यू नीड टू प्ले विथ मैथमेटिक्स कि अगर इन्फ्लेशन बुरा होता तो गवर्नमेंट क्यों टारगेट करती है कि वो 102 से 106 के बीच में है। वो बोल सकती थी ना कि यार नहीं, अब तो मैं इसको 90, लाइक जो इन्फ्लेशन जो है पॉजिटिव में होने की जगह निगेटिव हो, कि अगर अभी इतना चल रहा है तो 90 से 96 के बीच में होना चाहिए। बट गवर्नमेंट तो खुद ही बोल रही है पॉजिटिव रेट्स थोड़े थोड़े बढ़ने चाहिए। तो इट मीन्स एक चीज तो यहां से क्या क्लियर हो जाती है हमें कि जो इन्फ्लेशन है दैट इज गुड, दैट इज गुड फॉर द इकोनॉमी। यहाँ पे किसी भी कंट्री ने निगेटिव नहीं रखा है, किसी ने कम रखा है, किसी ने ज्यादा रखा है। अब कम और ज्यादा क्यों रखा है मैं इस पे बात करता हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब जहां पे पॉपुलेशन आपकी स्टेबल है या फिर आपकी पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन पर है, अब अगर मुझे कोई भी सामान जो है वो 100 रुपीज यूनिट पे था, अब वो बढ़ के अगर 106 पे आ गया, ठीक है, 106 पे आ गया, इट मीन्स क्या, एक चीज तो समझ में आ रही है कि ये रेट कब बढ़ते हैं, जब कहीं ना कहीं या तो डिमांड बढ़ने लगती है, इकोनॉमी जैसे बढ़ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, तो डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, डिमांड बढ़ रही है। एक जो मेन रीजन है वो अभी हम पकड़ के चलते हैं कि डिमांड बढ़ गई। अब अगर डिमांड बढ़ गई तो क्या अब यही रेट रहना सही है कि 106 ही रहे हमेशा, या 108 और बढ़ता चले जाए? नहीं, तो इसके हमें इंडस्ट्रीज क्या देखती हैं कि अच्छा अभी जो ट्रेंड है इस हिसाब से इसका डिमांड बढ़ गया है। तो अब अगर डिमांड बढ़ गया है, सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लैपटॉप का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। लैपटॉप की कीमत जो है सपोज हम पकड़ लेते हैं कि 50,000 रुपीज है, कोई भी कंपनी का पकड़ते हैं 50,000 रुपीज है। बट अब क्योंकि हर कोई ऑनलाइन पढ़ाना चाह रहा है और काफी ज्यादा डिजिटली इंडिया भी जो है काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया है, तो इसके बाद क्या हो रहा है कि जो लैपटॉप की कीमत थी वो 50 से बढ़ के वो 56 58,000 के आसपास हो गई। हम पकड़ते अपर टॉलरेंस पकड़ लेते 56,000 हो गई। तो अब 6,000 तो आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं, करेक्ट। तो अब अगर सिर्फ सपोज करें कि एक कंपनी जो है 1,000 यूनिट 1,000 यूनिट जो है लैपटॉप डेली बना रही थी, ठीक है, डेली बना रही थी, तो पहले जो था लगभग ये इतना बिक जाया करता था। बट अब क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ गई है, लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया है, तो कहीं ना कहीं डिमांड जो है अभी 1,000 से बढ़कर 1,100 के आसपास हो गई है। अब क्योंकि 1,100 लैपटॉप डेली की डिमांड है, तो अब
तुरंत तो प्रोडक्शन कभी रैंप अप नहीं होता ना, कि हम आज 1000 कर रहे थे, चलो कल 1100 कर देते हैं। बट इट्स अ प्रोसेस। तो उस समय क्या करते हैं कि अब आपके पास तो इतना ही है, तो आप क्या करोगे कि जब 50,000 इसकी प्राइस है, तो इसकी प्राइस बढ़ा के हम 55K कर देते हैं या 56K कर देते हैं। गॉट इट? अब ये चीज है। बट ये तो टेम्पोररी सॉल्यूशन है। बट आप बाद में आप क्या करना चाहोगे कि इस प्रोडक्शन को रैंप अप करना चाहोगे, क्योंकि अब रैंप अप अगर आप करना चाहोगे, इन्फ्लेशन है, रेट्स बढ़े हुए हैं, अब आपको और यूनिट्स की भी ज्यादा जरूरत है, तो इट मीन्स कि अब आप लोगों को क्या करोगे, कि नई नई इंडस्ट्रीज डालोगे। आपको नई इंडस्ट्री डालनी पड़ेगी, नई इंडस्ट्री में नई इंडस्ट्रियल यूनिट डालनी पड़ेगी जहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो पाए। करेक्ट। अब अगर इसकी न्यू मैन्युफैक्चरिंग हो पाए, तो इससे एक चीज और क्लियर हो जाएगी हमें कि नई कि आप यहाँ से जो है एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं अब लोगों को। अब आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना शुरू कर रहे हैं। करेक्ट। अब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। क्यों एम्प्लॉयमेंट मिल रही है? क्योंकि अब आपको नया यूनिट बनाना है। अब एम्प्लॉयमेंट, अब देखिए, इंडिया जो है, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड है। काफी यंगस्टर है जो आप उन्हें ट्रेंड करें और वहां से आप अपना ये कर सकते हैं। बट जो ये सब कंट्रीज है, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि जितनी वर्कफोर्स जो काम करने लायक है, वो ऑलरेडी वर्किंग है। वो क्या है, ऑलरेडी वर्किंग है। और बाकी जो पॉपुलेशन है, वो या तो बच्चे हैं या तो बुजुर्ग हैं। लाइक आइदर दे आर चिल्ड्रन और ऑफ ओल्ड एज। तो उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं है, दे आर नॉट एबल टू वर्क। अब बात यह है कि अगर मुझे 1000 से 1100 यूनिट करना था प्रोडक्शन, अब वो तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ। वो तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना ज्यादा जो है पॉपुलेशन जो है, डेमोग्राफिक डिविडेंड उतना मेरे फेवर में नहीं है। तब ये कंट्री क्या चाहेगी कि ठीक है, महंगाई जो बढ़े, तो वो इतनी ज्यादा नहीं बढ़े, 100 से 106, ठीक है, 100 से 101, 102 ऐसे रहे। क्योंकि थोड़ी बहुत भी वो क्यों चाहते हैं कि डेफिनेटली जो बच्चे हैं बाद में, उनको तो जॉब की जरूरत होगी। करेक्ट। तो जॉब की तो सेम सेम ही साइकिल होती है कि जिस चीजों के रेट्स बढ़ रहे हैं, एक कंट्रोल में बढ़े, तो उन्हें एक लेवल पे जो जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलती चली जाए। तो ये मेजर रीजन होता है कि अलग अलग कंट्रीज जो है अलग अलग ये क्यों रखती है। अब यहाँ पे हम नोटिस करते हैं, अपने ये लगभग डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन जो है स्टेबल है या तो डिक्लाइनिंग पे। अब देखिए यहाँ पे चाइना, कोरिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, ये जितनी भी कंट्रीज है लगभग जो है ये डेवलपिंग है। ओके। कोरिया की भी हम बात करें कि ऑल दो डेवलप्ड है, बट हायर एंड ऑफ डेवलपिंग पे है। बट यहाँ पे जो सारे हैं, कहीं ना कहीं डेवलपिंग है, और पॉपुलेशन भी जो है इनकी कहीं ना कहीं बढ़ रही है। ओके। तो इस कारण जो है ये भी हमें एक मेजर डिफरेंस दिखता है। तो सोचिए ज्योग्राफी का भी कितना बड़ा इम्पैक्ट है। करेक्ट। तो हमें इस तरीके से पूरा दिमाग ओपन रखना है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। ओके। कि ये नहीं कि बस पढ़ा दिया 4 + - 2 सबने रटा हुआ है यार, उससे काम नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं अलग अलग तरीके की इन्फ्लेशन की। अच्छा, इसके पहले एक और चीज, इन्फ्लेशन गुड या बैड, वो तो आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव रखा हुआ है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, गुड ही होगा। सेकेंड चीज, बट इन्फ्लेशन एक लिमिट में। इट्स नॉट लाइक कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, 100 की चीजें जो है 300 में मिल रही हैं, तो वो सस्टेनेबल नहीं होता है। इन्फ्लेशन जो कि एक लिमिट में होता है, इसलिए वो एक लिमिट जो है टारगेट कर दिया जाता है। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज करती हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की। अब देखिए, जब डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, तो पहला जो होता है, होता है डिसइन्फ्लेशन। अब डिसइन्फ्लेशन का मतलब आप ये मत समझ जाइएगा कि इन्फ्लेशन नहीं हो रहा है, अब वो उसकी जगह लाइक डिक्रीज हो गया है, 0% के नीचे चला गया है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। डिसइन्फ्लेशन का मतलब रिडक्शन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। सपोज करिए कि अभी 2 साल पहले, ड्यू टू कोविड लॉकडाउन, पूरा इश्यूज बहुत ज्यादा हो गए थे लॉजिस्टिक के, तो जिसके कारण महंगाई काफी बढ़ गई थी। ठीक है, कि 10% तक महंगाई चली गई थी। अब जब वो रिड्यूस होके 3% हो गई है, तो इट मीन्स कि अब ये 10 से 3% हुआ है। इट सी इन्फ्लेशन है, अभी भी 3% का इन्फ्लेशन। करेक्ट। अभी भी 3% का इन्फ्लेशन है, बट पहले 10% का इन्फ्लेशन था।
अब वो 10% से रिडक्शन हुआ है 3% पे, इसे हम बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। यहाँ कोई निगेटिव नहीं हुआ है कि -2% इन्फ्लेशन चला गया है, कि पहले जो चीजें 100 की मिल रही थी वो 98 की मिल रही है, नहीं। पहले जो चीज थी वो 110 की थी, ओके, 10% इन्फ्लेशन था, तो अब 3% ही इन्फ्लेशन है। ठीक है। अब डिफ्लेशन क्या होता है? परसिस्टेंट डिक्रीज इन द प्राइस लेवल, ये हुआ आपका नेगेटिव इन्फ्लेशन। मैच द कॉलम पूछ दिया जाता है, या फिर ऐसे पूछ दिया जाता है कि लाइक ओनली वन इज करेक्ट, ओनली टू इज करेक्ट, ओनली थ्री इज करेक्ट, इस तरीके से आजकल स्टेटमेंट्स आने लगे। सपोज करें जो यूपीएससी ने 4 स्टेटमेंट दिया, अब वो उसके बाद आपसे वो क्रिस क्रॉस कर देगा कि इस डेफिनेशन की वैल्यू यहाँ लिख दी, इसका यहाँ लिख दिया। तो आपको पता होना चाहिए क्लैरिटी के साथ डिस इन्फ्लेशन है और डिफ्लेशन, इसमें क्या डिफरेंस है। और ये यहाँ पे जितने वर्ड्स हैं, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो लोग 3-4 साल से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे सारे वर्ड्स उनके सामने नहीं आए होंगे। बहुतों से अगर मैं पूछ लूं कि ट्रॉटलिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, उनको लगेगा यार यूपीएससी कुछ नया पूछने लग गया है। यूपीएससी नहीं, नया नहीं पूछ रहा है, हम ये सब चीज पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा कोचिंग मटेरियल्स के इस पे आ गए हैं कि वो क्या करते हैं कि हाई यील्ड, ज्यादा से ज्यादा जो चीज पूछी जा रही है या प्रीवियस ईयर पूछी गई है, उसी को वो 100 बार रटाते रहते हैं, फिर बोलते हैं देखो हमारे मटेरियल में ये था एंड और। वो चीज हमें नहीं करनी है, हमें बेसिक से चलना है। बेसिक से चलेंगे, ऑब्वियसली एवरीथिंग विल बी राइट। अब इसके बाद एक आता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, मीन्स इन्फ्लेशन जो है अप टू 3%, और इसको जो बोला जाता है गुड इन्फ्लेशन बोला जाता है। क्रिप मतलब जैसे बच्चे जो रेंग रेंग के चलते हैं, क्रॉल करते हैं, उसे कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। आपने भी नोटिस किया होगा कि यूएस है चाहे कोई भी कंट्री हो, वो भी 2% तो रख ही रहा था यहाँ पे, और बाकी भी जो है अराउंड, ये देख ही रहे हैं अब 3 के आसपास हर कोई है। तो बिलो 3, अबव 0, बिलो 3, ये जो होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है, इसे गुड इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन इज गुड इन्फ्लेशन, और आपसे पूछ दे कि उसके बाद रन अवे हाइपर इन्फ्लेशन इज बैड इन्फ्लेशन, तो यस, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, कि ये अच्छा है और ये बुरा है। इसके बाद हम बात करें, हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि 300%, 400% तक इन्फ्लेशन बढ़ गया, मतलब बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया। ये बहुत बार हुआ है, वेनिजुएला में हुआ है, आई थिंक जिम्बाब्वे में भी हुआ है, और अब बताइए कहाँ कहाँ ये चीजें हुई हैं। इतना ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाता है कि वहां की लोकल करेंसी की वैल्यू ही एकदम खत्म हो जाती है। ठीक है। इसके बाद हम बात करें क्रीपिंग के बाद जो है वॉकिंग, वॉकिंग यानी ट्रॉटलिंग। अब देखिए 0 से 3 क्रीप कर रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है 3 के ऊपर ही होगा, तो 3 to 7 क्या हो गया? वॉकिंग या ट्रॉटलिंग। ठीक है। कि बच्चा जो क्रीप करके जब चलना सीख रहा है, तो क्या करता है? टाटा कर देता है, जनरली बोलता है टाटा में जा रहा हूँ घूमने। तो वैसे हम याद रख सकते हैं टी से ट्रॉटलिंग, ये वॉकिंग जो है वो ट्रॉटलिंग है। इसके बाद जो है रनिंग, रनिंग क्या होता है? गैलोपिंग इन्फ्लेशन। दोनों नाम हमें याद रखना है, कि ये नहीं हो कि कभी कोई गैलोपिंग पूछ दे तो पता नहीं चल रहा है कि क्या है। तो जो गैलोपिंग इन्फ्लेशन है, ये इफ इट इज ग्रेटर देन 10%। ठीक है, ये बहुत बार हो जाता है कि इन्फ्लेशन 10% के अबव। ओके। तो ये जो है हमारा, ये हो गया आपका गैलोपिंग या फिर रनिंग इन्फ्लेशन। रन अवे और हाइपर इन्फ्लेशन तो मैं बता ही चुका हूँ, जो कि बहुत हाई, 100, 200, 300%। मतलब सपोज करो कि पार्ले जी की बिस्किट इस साल मिल रही है आपको 5 रुपए की, अब अगले साल 15 रुपए होगी, तो कितना ज्यादा वो हाइक हो जाता है सेम का। तो वही चीजें हैं, ये हो गया आपका रनअवे या हाइपर इन्फ्लेशन। स्टैगफ्लेशन, अब स्टैगफ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन प्लस रिसेशन। अब आपको लगेगा अरे सर आपने तो कहा था कि इन्फ्लेशन जब होता है तो उसके बाद और ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ जाता है, तो उससे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। बट यहाँ तो लिख रहे हैं कि इन्फ्लेशन भी हो रहा है, रिसेशन भी हो रहा है। इससे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में अभी हमने देखा है, वहां पे क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है। क्यों? ये सब जनरली बहुत अलग अलग तरीकों के कारण हो सकता है, कि आपका स्ट्रक्चरल रिफॉर्म सही नहीं है, आपका मतलब पॉलिसीज सही नहीं है, आप जो है गलत जगह पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस कारण जो होता है ये इन्फ्लेशन काफी ज्यादा रहता है। बट इसके साथ साथ रिसेशन भी हो जाता है। ठीक है। मतलब ये इसको बोलते हैं दोहरी मार, कि एक तो महंगाई भी बढ़ रही है और साथ में बेरोजगारी भी बढ़ रही है। ओके। इसके बाद टर्म आता है इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप। अभी आपको समझ में आएगा कि मैंने अगली स्लाइड पहले क्यों बताई। सी, इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है कि
एग्रीगेट डिमांड जो है जब ग्रेटर देन सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई हो जाती है एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, कि एम्प्लॉयमेंट लगभग फुल है, अब इससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता, कि जितने वर्किंग क्लास हैं और जो इच्छुक है करने के, दे आर वर्किंग। ओके। तो जो वही जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अगर 1000 लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है और लाइक सॉरी 1000 लैपटॉप हमारे पास है और 1100 लैपटॉप की जरूरत है पर डे उस कंट्री में। ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि अब एम्प्लॉयमेंट तो फुल है, अब डिमांड जो है वो हमेशा 100 की डेफिसिट रहेगी पर डे, क्योंकि इससे ज्यादा तो हम कर नहीं सकते। इसी को बोल रहा है कि ये क्या हो गया, इन्फ्लेशनरी गैप, एक गैप बना हुआ है। अब इसका वो एक तरीका है कि आप इंपोर्ट करें, बट आप सोचिए जैसे हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हो जाएंगे। ओके। तो एक ये भी इशू होता है। सेकेंड जो है डिफ्लेशनरी गैप, ये हो गया आपका एग्रीगेट सप्लाई। जब सप्लाई जो है एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा हो जाता है, कि हमारे पास 1100 लैपटॉप पर डे हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बट डिमांड इतनी की है, तो आप बताइए 100 एक्स्ट्रा स्पेयर पड़ा रह गया। ठीक है, अभी फुल एम्प्लॉयमेंट है, अब इससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी नहीं, अब 100 आपके पास ऐसे एक्स्ट्रा पड़ा रह गया। तो अब इसके भी अपने अपने अलग अलग ही इश्यूज होते हैं, कि अगर 100 एक्स्ट्रा 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 इन्वेंट्री बन जाएगी, तो फिर क्या करेगी कंपनी, कंपनी कहीं ना कहीं अपनी प्रोडक्शन रोक देगी। प्रोडक्शन रोकेगी तो कहीं ना कहीं फिर वो डिसीजन आ जाएगा टेम्पोररी बेसिस पे। ठीक है। तो ये चीज होती है डिफरेंशियल गैप, ये हमें समझना है कि सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, इधर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है। और कोर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे नॉन वॉलेटाइल चीजों को हम अलग कर देते हैं, जैसे कि यू नो वेजिटेबल्स, ऑयल्स, ये सब के जो काफी वॉलेटाइल होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मानसून अच्छा हुआ तो रेट्स कम रहते हैं, मानसून खराब हो गया तो रेट्स बढ़ जाते हैं, इसलिए जो है कोर इन्फ्लेशन में से इंक्लूड नहीं किया जाता है। अब कोर इन्फ्लेशन में जैसे कि अलग अलग चीजें हैं, 8 कोर इंडस्ट्रीज है, स्टील है, सीमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, और भी बाकी हैं, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और उसका कितना परसेंटेज वेटेज दिया गया है। ठीक है। तो कोर इन्फ्लेशन वहां से आता है। सी मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार कमेंट सेक्शन में डालिए, ताकि आपका इंटरेक्शन रहे, और आप जो डालेंगे, एक इंसान खुद से भी उतना नहीं सीख सकता जितनी नॉलेज बाकी लोगों ने जो अपना नॉलेज दिया है। तो ये बहुत सही रहता है, एक इंटरेक्शन भी बनता है, हमारी खुद की भी रिवीजन होती है, तो आप वहां पे पेस्ट कर दें ये चीज। और भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डालना रहे तो आप वो भी डाल सकते हैं, ताकि बाकी लोग जो है वो देखें और उनका भी, उनके लिए भी अच्छा हो। इसके बाद है हेडलाइन इन्फ्लेशन। अब हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या होता है, ऑल कमोडिटीज आर कवर्ड। इसमें जो भी लाइक मैंने कहा एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो था वो भी इंक्लूड हो जाता है, लेकिन सारे के सारे हो जाते हैं। तो हेडलाइन, अब आप उसको ऐसे याद रख सकते हैं हेडलाइन में सारे, कि प्याज हुआ महंगा, क्या कर रही है सरकार, या फिर तेल हुआ महंगा, इस तरह की हेडलाइन आती है। करेक्ट। तो हेडलाइन आपको समझ में आ गया, प्याज तेल वो तो सब इंक्लूड कर लेते हैं। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं कि ऑल कमोडिटीज आर कवर्ड इन दिस। ओके। एक हो गया स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बात की थी स्टैग्फ्लेशन के समय भी, कि ड्यू टू स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक, कि अब जरूरत है, सपोज करें कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ रही है, ज्यादा पोर्ट्स की जरूरत है, ज्यादा शिप्स की जरूरत है, बट उतने ही पोर्ट्स उतने ही शिप्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं अब आपका उतना इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो नहीं पाएगा। वो एक इश्यूज है, या फिर आपके रोड से कनेक्टिविटी सही नहीं है, या फिर आपने गलत जगह पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, कि आप जो है हथियार ही खरीदने में लगे हुए हैं, पूरा पैसा वहीं पे ले रहे हैं, कि बस बॉम्ब फटेगा तभी मजा आएगा, लाइक द वे पाकिस्तान इज डूइंग। तो ये भी बहुत चीज होता है कि आप स्ट्रक्चरली इंफ्रास्ट्रक्चरली हर जगह से गलत जा रहा है। तो ये होता है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, कि सही इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सही स्ट्रक्चरल वे से गवर्नमेंट ने नहीं किया, उसके कारण इन्फ्लेशन। एक और अभी बहुत इंपॉर्टेंट एक चल रहा है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। अब इंपोर्टेड इन्फ्लेशन क्या होता है, मैं बता देता हूँ, बाकी आप और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन ये है कि जब आपका वैल्यू में डीवैल्यूएशन होने लगता है, जैसे कि अब इंडिया में भी कंसर्न आने लगा कि अभी 83 84 ऐसे ही रुपी पर डॉलर चलने लगा है। तो सपोज करिए जब पहले 80 रुपीज पकड़ते हैं हम, कि $1 की कीमत थी, तो अब अगर मैं किसी क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रहा हूँ, ओके,
तो सपोज करते हैं $50 पर गैलन आ रहा था, एक फिगर पकड़ते हैं। तो इस मीन्स कि 80 × 50 जो भी है 4000 के आसपास हमें पड़ जा रहा था। बट अब क्योंकि 85 के आसपास हो गया है तो वही जो है 4000 की जगह 4500 पड़ेगा, ₹500 एक्स्ट्रा। तो अब कहीं ना कहीं वो एक्स्ट्रा पड़ गया, तो अब हम जो लोगों को देंगे वो कहीं ना कहीं और महंगा होगा। तो सिर्फ इंपोर्ट के कारण अगर हमारे वैल्यूएशन अगर वैल्यू 70 होता तो हमें वो सस्ता पड़ता। तो ये हो गया कि इंडिया में कि ये भी एक प्रॉब्लम आ गई इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन की। ठीक है, तो इसी ये भी एक रीजन है कहीं ना कहीं हम रशिया के पीछे ज्यादा ये क्रूड ऑयल के पीछे पड़ रहे हैं कि वो थोड़ा हमें सस्ता दे रहा है। अदरवाइज ताकि वो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का जो इशू है उसको थोड़ा कर्व कर सके। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। सो एक फाइनल में हम देखते हैं कि एक टॉपिक अगर हम चाहें तो कवर कर सकते हैं मेंस रिलेटेड भी। ठीक है, तो वो आगे से हम करेंगे। आई होप आपको अभी सब समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी है, कमेंट, कोई कुछ भी सजेशंस हैं तो आप प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और बताएं। बाकी आप टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू। बस आपको वहाँ टाइप करना रहेगा प्रतीक सौरभ यूपीएससी क्लासेस, तो वो आपको मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।